बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? We have completed more than a couple of chapters of our business law. In the last lecture we have studied discharge of contract. Now there is a difference between discharge of contract and breach of contract, the topic which I am going to discuss now. Because discharge means that the legal obligation of the both parties are terminated, revoked, or finished. On the other hand, breach means to break. जब कोई इंडिविजुअल, फॉर एग्जांपल मैंने किसी को कहा कि जी मैं आपसे आपका घर खरीदूंगा, उसने कहा ठीक है। मैं जब घर खरीदने आया तो वो कहता है मैंने नहीं बेचना। वो क्या कर रहा है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, यानी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ है। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ऑफ कोर्स उसकी लीगल रेमेडीज़ हैं, लीगली उस पर कोई डैमेजेस आते हैं। वो तमाम की तमाम चीज़ें हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। देखो, व्हेन अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट फेल्स टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज़ कॉल्ड अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। When one party to a contract breaches the contract, the following remedies are available to the aggrieved party. देखो, एक गिल्टी पार्टी होती है, एक एग्रीव पार्टी होती है। गिल्टी पार्टी वो होती है जो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ती है। एग्रीव्ड वो होती है, दुखी होती है, जिसका नुकसान हुआ होता है, जिसने यानी अपनी लीगल ओब्लिगेशन कंप्लीट की है लेकिन दूसरी पार्टी उसको उसकी लीगल ओब्लिगेशन परफॉर्म नहीं कर रही। तो गिल्टी पार्टी वो जो कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करे, एग्रीव्ड पार्टी वो है जिसका नुकसान हुआ है। तो अब उसमें क्या रेमेडीज़ हैं? उसमें सबसे पहले आता है सूट फॉर रिसीजन। अब देखो, रिसीजन मीन्स छोड़ देना, छुटकारा पाना। देखो, रिसीजन को रेमेडी द राइट्स ऑफ पार्टी नॉट टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। देखो, फॉर एग्जांपल मैंने एक बंदे से कहा कि मैं तुम्हारी बुक्स लूँगा 400 की, ठीक है। अब मैं बुक्स लेने गया, उसने मुझे बुक्स नहीं दी, यानी उसने क्या कि ब्रीच किया, अपनी जो ओब्लिगेशन थी परफॉर्म नहीं की। अब मेरे पास क्या रिसीजन, यानी मैं फिर बाउंड नहीं हूँ कि मैं उसको 400 रुपया दूँ, ठीक है। लेकिन मैं साथ ही साथ कोर्ट में जा सकता हूँ कि इसने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो ये जो है ना कॉन्ट्रैक्ट अपना पूरा नहीं किया, तो उसमें कोर्ट जो है ना एग्रीव पार्टी को कंपनसेशन दे सकती है कि जो आपका जो भी नुकसान हुआ होगा वो जो गिल्टी पार्टी है वो पे करेगी, ठीक है। व्हेन वन पार्टी रिफ्यूजेस परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन, दैट पार्टी डिस्चार्ज फ्रॉम हिज ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। जब एक पार्टी अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करे, ऑब्लिगेशन परफॉर्म नहीं करे, दूसरी पार्टी ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाती है। द एग्रीव्ड पार्टी, यानी जो कि जिसका नुकसान हुआ है या जो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल कर रहा था, दूसरी गिल्टी पार्टी नहीं कर रही थी, एग्रीव्ड पार्टी कैन फाइल अ सूट फॉर रिसीजन of the contract against the guilty party for a breach of contract. When the court grants rescission, the aggrieved party can claim compensation from the guilty party. ठीक है। तो ये contract to supply cement to B agrees to pay the price or delivery of the cement. A does not supply, B is discharged from liability. B can rescind the contract and claim damages. देखो, उसने सीमेंट डिलीवर नहीं किया तो दूसरे की ऑटोमेटिकली क्या लाइबिलिटी ख़त्म होगी, वो फिर पे भी नहीं करेगा, लेकिन वो साथ ही साथ अदालत में जाके रिसेंट कर सकता है उसको और कॉन्ट्रैक्ट को, और आपका डैमेजेस क्लेम कर सकता है। फिर देखो, सूट फॉर डैमेजेस कई टाइप्स के होते हैं। जब हम अदालत में जाते हैं, डैमेजेस क्लेम करते हैं, द डैमेजेस आर द मॉनेटरी कंपनसेशन अवॉर्डेड बाय द कोर्ट टू द अग्रीव्ड पार्टी फॉर द लॉस सफर्ड बाय हिम एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की वजह से अगले का नुकसान हुआ है, उसमें जो मॉनेटरी कंपनसेशन होती है उनको हम डैमेजेस कहते हैं। द अग्रीव पार्टी कैन क्लेम द फॉलोइंग। अब अग्रीव पार्टी है वो कोई भी डैमेजेस फॉलोइंग क्लेम कर सकती है। सबसे पहले क्या, ऑर्डिनरी डैमेजेस जो डायरेक्टली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से आया है। The ordinary damages are usually assessed on the basis of actual loss. In contract of sales, the damages payable are the difference between the contract price and the market price. देखो, आपको मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक बंदे से मैंने कहा कि मुझे लेट्स सपोज 10 kg पोटैटोज चाहिए। अब वो 10 kg पोटैटो मैं लेता हूँ, उससे मैंने प्राइस मेरी डिसाइड हुई 10 रुपीज़, ठीक है।
जब मैं उससे लेने गया हूँ तो वो उसने कहा जी नहीं मैं नहीं दूंगा, मैंने आप कॉन्ट्रैक्ट उससे तोड़ दिया। अब मैं चूँकि गरीब पार्टी बन गया हूँ, वो क्या है गिल्टी पार्टी है। अब मुझे वो पोटैटोज़ चाहिए, मैंने मार्केट से लिए। अब वो मुझे मैंने उससे कॉन्ट्रैक्ट किया था 10 kg का, लेकिन मार्केट से मुझे 15 रुपये का मिले। तो ये 10 रुपये और 15 रुपये का डिफरेंस कितना है, 5 रुपये। तो ये डिफरेंस जो है ना, अदालत कह सकती है उसको गिल्टी पार्टी को कि वो मुझे पे करें। इसको हम कहते हैं ऑर्डिनरी डैमेजेस। देखो ए एग्री टू पे ₹1 लाख टू बी ऑन फर्स्ट में, ए फेल टू पे ऑन द डे, ए इज लायबल टू पे बी द प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट ऑन इट। केस में जैसे वो प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करेगा और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा वो भी उसको पे करना पड़ेगा। फिर सेकंड आते हैं हमारे स्पेशल डैमेजेस आर पेबल टू अग्रीव पार्टी अंडर सम स्पेशल सर्कमस्टांसेस। द पार्टी मस्ट बी अवेयर ऑफ द सर्कमस्टेंसेस व्हिच मे क्रिएट स्पेशल डैमेजेस। स्पेशल है तो स्पेशल बात के होंगे और वो स्पेशल बात दोनों पार्टीज़ को पता होनी चाहिए। दी डैमेजेस इंक्लूड इनडायरेक्ट लॉस विच मे अराइज ड्यू टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कि अक्सर सिनेरियो में होता है कि आपको इनडायरेक्ट लॉस होता है, ठीक है, लेकिन इसमें ये कह रहे हैं कि उसकी वजह से आपको दूसरी पार्टी को बताना पड़ेगा। देखो सिंपल एग्जांपल था, मैंने एक बंदे से कहा यार मुझे सीमेंट चाहिए, मैंने घर कंस्ट्रक्शन करा के डिलीवर करना है अपने क्लाइंट को, और मुझे टाइम पे चीज़ चाहिए। अब क्या हुआ, सीमेंट नहीं पहुंचा, तो उसकी वजह से क्या हुआ, मेरी कंस्ट्रक्शन लेट होगी। कंस्ट्रक्शन लेट की वजह से मुझे वहाँ पे डैमेजेस क्लेम पड़े। वो जितने क्लेम होगा वो मुझे फिर उस पार्टी पे करेगी जिसने सीमेंट लेट किया था। एक एग्जांपल देखो, बी कॉन्ट्रैक्ट सी टू बाय आयरन फॉर ₹1 लाख, बी इन्फॉर्म सी अबाउट द पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, सी फेल्स टू रिप्लाई, सी इज लायबल फॉर स्पेशल डैमेजेस, है इज वाज इन्फॉर्म अबाउट द पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब देखो, एस लेवर इज सैम्पल थ्रू NW रेलवे फॉर एन एग्जीबिशन एट न्यू कैसल, एस रोट ऑन द कंसाइनमेंट मस्ट बी एट न्यू कैसल ऑन मंडे सर्टेन। Due to negligence, the sample raised after the exhibition held as could claim special damages। यानी एक चीज़ पे लिखा गया था, बताया गया था, मैंने TCS वालों को आपने बताया कि मेरी ये चीज़ इतने बजे पहुंचनी चाहिए, उसके आपको एक्स्ट्रा पैसे भी लेते हैं, आपने उनको इन्फॉर्म किया हुआ तो उस सूरत में आप स्पेशल डैमेजेस। अब देखो क्वेश्चन आता है स्पेशल डैमेजेस कितने हैं। देखो ये स्पेशल डैमेजेस कोर्ट डिसाइड करती है वुमन केसेस में। कई दफ़ा हमारे पास प्री रेक्विजिट पुराने केसेस का एग्जांपल पड़ी होती है, तो कोर्ट उससे रेफरेंस लेके भी डिसाइड कर सकती है, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास आता है एग्जाम्पलरी डैमेजेस। अब देखो एग्जाम्पलरी डैमेजेस के हैं, आर रिवॉर्डेड नॉट टू कंपनसेट द अग्रीव पार्टी बट टू पनिश। देखो मकसद ऑर्डिनरी की हो या स्पेशल की हो, कंपनसेशन के सेंस आती है। यहाँ पे आपने एक एग्जाम्पल सेट करनी है, उसको क्या करना है, पनिश करना है, ठीक है। अब ये केस वेस्टर्सन वर्सेस ओलैथ स्टेट बैंक है कि वो एक ट्रिप पे कैलिफोर्निया जा रहा था, ठीक है, और बाय क्रेडिटिंग हिज अकाउंट ओएस बैंक फेल टू डू सो एंड डब्ल्यू चेक फॉर डिसऑनर्ड। यानी उसने पेमेंट की थी लेकिन चेक डिसऑनर्ड हुआ, ओएस बैंक ने नहीं क्लियर किया। द कोर्ट अलाउड एग्जाम्पलरी डैमेजेस फॉर इमोशनल डिस्ट्रेस, यानी उसकी वजह से उसको इमोशनल डिस्ट्रेस हुई जिस वजह से उनको पनिशमेंट मिली। पनिशमेंट का सिनेरियो मॉनेटरी भी हो सकता है, पैसों की में भी हो सकता है, और उसका वैसे भी हो सकता है कि अक्सर लोग जैसे कंपनीज वगैरह हो तो वही बंद कर देते हैं उसको। अगली चीज़ है लिक्विडेशन डैमेजेस। अब ये डैमेजेस क्या होते हैं, पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन करते हैं। In case of breach, the court allows the aggrieved party to recover reasonable damages not exceeding the amount already agreed। यानी अगर ब्रीच होता है तो आप जो अमाउंट एग्री की हुई है ना आपने, फॉर एग्जांपल अक्सर आप देखो डील होती है, एक टोकन मनी हम कहते हैं, एडवांस पेमेंट होती है। लेट्स को बंदा मुझसे गाड़ी लेने आया है 5,000 की, उसने 5,000 मुझे एडवांस मनी दी है या टोकन मनी दी है। अब ये ऑलरेडी प्रैक्टिस में चल रहा है, अगर वो गाड़ी लेने नहीं आता तो वो 5,000 क्या है, मैं अपने पास ही रिटेन कर लूँगा। अगर मैं गाड़ी बेचने से इनकार करता हूँ तो मुझे 5,000 के साथ मज़ीद उसको 5,000 देना पड़ेगा। तो इस तरह की चीज़ें लोग पहले डिसाइड कर लेते हैं। देखो, ए एग्री टू पे 20,000 फॉर डैमेजेस टू बी इफ़ ही फेल्स टू पे ₹5 lakh on the specified date, A failed to pay on that day, B can recover damages not exceeding 20,000। यानी फिर उस अमाउंट से कम भी हो सकते हैं लेकिन उससे ज़्यादा
नहीं हो सकते। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है जी नॉमिनल डैमेजेस। देखो, द नॉमिनल डैमेजेस अवॉर्डेड व्हेन द अग्रीव पार्टी डज नॉट सफ़र एनी मॉनेटरी लॉस। जब अग्रीव पार्टी किसी भी किस्म का मॉनेटरी लॉस नहीं सफ़र करती, दे आर स्मॉल इन अमाउंट, दे आर अवॉर्डेड टू रिकॉग्नाइज द राइट्स ऑफ द अग्रीव पार्टी। द कोर्ट हैड डिस्क्रिप्शन इन दिस केस, द कोर्ट में रिफ्यूज टू अवॉर्ड डैमेजेस। यानी बड़े मामूली से होते हैं, थोड़े से होते हैं, सिर्फ इस मकसद के लिए होते हैं ताकि गरीब पार्टी के राइट्स को रिकगनाइज किया जाए। देखो, बी promises to sell cement to C for ₹500 per bag. B does not supply the cement. C buys cement for someone else at the same price. C is entitled to नॉमिनल डैमेजेस। जैसे मैंने पहले बात किया, ऑर्डिनरी डैमेजेस क्या होते हैं कि अगर उसने 500 रुपये का उसने लेना था लेकिन मार्केट से उसे 510 का मिला है तो 10 रुपये का डिफरेंस आपको पे करना पड़ेगा गिल्टी पार्टी को। लेकिन नॉमिनल में क्या लिखा, 500 रुपये का ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ था लेकिन 500 का उसे मार्केट से फिर कहीं और से मिल गया, तो उस सूरत में फिर क्या नॉमिनल डैमेज होता है। कई दफ़ा कोर्ट क्या करती है, उनको ज़रूरी नहीं है कि वो अलाउ करे, हो सकता है वैसे ही माफ़ कर दे। ठीक है, तो अब इसमें देखो हमारे पास ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पहले हमने बात की सूट फॉर रिसीजन की, फिर हमने सूट फॉर डैमेजेस की। रिसीजन का मतलब है कि आप अपने जो आपकी ऑब्लिगेशन है उससे फ़ारिग हो जाते हो, यानी आपने फिर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करना लेकिन आप अदालत में जाके केस कर सकते हो। तो सूट फॉर डैमेजेस यानी जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, दूसरा सिनेरियो क्या है, आप पैसे मॉनेटरी कंपनसेट कर सकते हो। डिफरेंट सॉर्ट के डैमेजेस हैं जो हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, अगली चीज़ आती है सूट फॉर क्वांटम मेरिट। देखो, क्वांटम मेरिट मीन्स पेमेंट इन प्रोपोर्शन टू बी वर्क डन। अब देखो, अक्सर सिनेरियो में क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैंने एक बंदे से कहा कि आपने मेरे 2 कमरे रंग करने हैं। ठीक है, अब मैं उससे कहता हूँ कि जी उसने एक कमरा रंग कर लिया, दूसरा का तो मैंने नहीं करवाना, तो उस सूरत में मुझे जितना काम उसने किया हुआ उसकी वो पेमेंट देनी पड़ेगी। यानी आधा काम कर लिया तो आधा की पेमेंट करनी पड़ेगी। उसको हम कहते हैं टर्म क्वांटम मेरिट मीन्स पेमेंट इन प्रोपोर्शन टू द वर्क डन, यानी जितना काम दिया उतने की पेमेंट हो। देखो, when a person has done some work under a contract and the other party cancels the contract or an event happens which makes the performance contract impossible, यानी चाहे वो काम इम्पॉसिबल हो गया चाहे आधा काम किया है, सच पार्टी कैन क्लेम remuneration फॉर द वर्क ऑलरेडी डन। द अग्रीव पार्टी में sue for quantum merit in following cases। अब वो सिनेरियोज क्या हैं कि देखो, when work has been done and accepted the contract becomes void before completion। When a person does some act without an agreement about remuneration and the party enjoys the benefit. When a person does some act with the intention of receiving payment and other party enjoys the benefit. When the contract is divisible and the party has enjoyed the benefit of partial performance. And when one party prevents the other from completion the contract, and when an indivisible work is performed badly। अब ये तमाम सुना रहा है। देखो, डिविजिबल वर्क क्या होता है और इनडिविजिबल वर्क क्या होता है। ठीक है, अब डिविजिबल वर्क में जैसे मैंने कहा 2 कमरे रंग करवाने हैं, डेट कैन बी डिवाइडेड। एक कमरा रंग हो उसकी अलग पेमेंट, दूसरे की पेमेंट अलग, ये क्या हो सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं। देखो, इनडिविजिबल वर्क क्या है, अब फॉर एग्जांपल उसकी आप एग्जांपल ये ले सकते हो कि देखो, आप इसमें एग्जांपल आपकी आ सकती है। फॉर एग्जांपल आप किसी को कहते हो यार तुमने पास होना है तो क्या कहते हैं तुम्हें गिफ्ट मिलेगा ना, लेट्स सपोज ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब पास होने से मुराद है पास होना, पूरे सेमेस्टर क्लियर करना या डिग्री पास होने की बात है। तो उसमें ये नहीं कह सकते जी आधे सब्जेक्ट तो क्लियर है आधे फेल हो गया तो क्या आधे को तो कंपनसेशन मिले, नहीं, क्योंकि वो काम क्या इंडिविजिबल है। डिग्री पास करना तो डिग्री पूरी पास करनी है। ठीक है, वो डिवाइड नहीं हो सकता। इसमें देखो, जैसे इंडिविजिबल की बात है, बी डिविजिबल की बात आ रही है। बी कॉन्ट्रैक्ट्स टू बिल्ड अ 3 story हाउस फॉर ए, when 1 story is complete, A stops B from doing work. B can get compensation for the work done. देखो, C was employed as manager in the company. After 3 months, it was found that directors were not authorized to appoint C. C sued for remuneration. Had C could recover
फॉर द वर्क डन, यानी जितना अर्सा उसने काम किया उतनी वो पैसे ले सकता है। उसके बाद देखो सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। देखो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मीन परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। द कोर्ट मे ऑर्डर द गिल्टी पार्टी टू कंप्लीट हिज ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। It is discretionary remedy. It is granted when the aggrieved party satisfy in court that the remedy for damages is inadequate. यानी आप क्या कह रहे हो कि आप कहते हो कि जी जो आप डैमेजेस दे रहे हो मुझे नहीं पसंद, ये मेरा काम नहीं, लेकिन मुझे ये काम करना है, ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करवाना है, तो उसमें वो आपको कह सकती है पार्टी, सॉरी, अच्छा वो इससे देखो कोर्ट आपसे क्या कह सकती है गिल्टी पार्टी को, तुम ये काम कंप्लीट करो जैसे करना है। अब देखो ये कब हो सकता है, जब पैसे जो है ना वो को सोल्यूशन नहीं है, वो काम होना सोल्यूशन है। फिर जब आप डैमेजेस को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और जब आप कंपनसेशन ऑब्टेन नहीं कर सकते। देखो ये 3 सिनेरियो हैं जिसमें हो सकता है। देखो बी एग्रीज टू सेल हिज प्लॉट टू सी हु वांट टू इरेक्ट अ फैक्ट्री, बी कमिट्स ब्रीच। अब उसने फैक्ट्री बनानी थी, बी ने क्या किया कि उसने कहा मैं प्लॉट नहीं बेचूंगा। सी सूज द कोर्ट डायरेक्ट्स बी टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो उसने फैक्ट्री के लिए सारा सामान मंगवा लिया, खर्चा कर लिया, अब डैमेजेस वो क्या कहते हैं कैलकुलेट नहीं हो सकते, तो कोर्ट ने कहा कि नहीं आपको ये सेल करना पड़ेगा। तो इसको कहते हैं सूट फॉर परफॉर्मेंस की अदालत कहती है कि आपको ये काम करना पड़ेगा। उसके बाद है सूट फॉर इंजक्शन। देखो सूट फॉर इंजक्शन इज द ऑर्डर ऑफ कोर्ट बाय विच अ पार्टी इज प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग अ पर्टिकुलर एक्ट which he has promised not to do. Generally, the court issues such order where the compensation in terms of money is not an adequate relief. देखो आपने सुना होगा स्टे ऑर्डर लेना। फॉर एग्जांपल देखो जी agreed to take the supply of electricity only from M company. G was restrained by an injunction from buying electricity from any other company. देखो फॉर एग्जांपल कैंटीन वाले को कॉन्ट्रैक्ट दिया, लेट सपोज हमने, और कैंटीन वाले ने फिर कहा कि ठीक है मैं यहाँ पैसा लगाता हूँ, सारा कुछ करता हूँ, लेकिन फिर आप किसी और बंदे को कैंटीन यहाँ पे ओपन नहीं होने दोगे, तो ये इसको कहते हैं सूट फॉर इंजेक्शन। इसमें ल्यूमली वर्सेस वॉगनर का केस है कि देखो डब्ल्यू एग्री टू सिंग एट एल्स थिएटर, कि उसने कहा कि मैं उसके थिएटर पे आपके एक वॉगनर ने कहा ल्यूमली को मैं आपके थिएटर में गाऊँगा। लेटर डब्ल्यू कॉन्ट्रैक्टेड टू सिंग फॉर दैट थिएटर, रिफ्यूज टू सिंग फॉर अ हेल्ड W could be restrained by injection from singing for Z। कि जब फॉर एग्जाम्पल आपने एक बंदे कहा कि आपने मेरे रेस्टोरेंट पे आके गाना गाना है, लेकिन आपने कहा कि हमारा डील है कि कोई और बंदा नहीं फिर गाना गाएगा, वो किसी और रेस्टोरेंट पे नहीं, आप जाओगे सिर्फ यहीं पे गाया करोगे। अगर वो जाएगा तो वो फिर अदालत उस पर स्टे ले सकती है, उसे मना कर सकती है। ठीक है, यहाँ पे हमारा चैप्टर 10 क्लोज है। ये क्वेश्चन है आपने देख लेना है। मोस्ट प्रॉब्ली मैं यहीं पे कोई इश्यूज़ हुए तो यू आर मोर देन वेलकम, तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा और कोशिश करें टाइम से पढ़ते रहें, चीज़ों को अंडरस्टैंड करते रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।